ओके, चलो जी, क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में कौन सा पठार पढ़ा था? कर्नाटक का पठार। चलो वापिस पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या चीजें बाकी रह गई थी। हम लोग जो बात कर रहे थे वो प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में यदि बात करूं, प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार के 4 भाग में से एक भाग जो अंतिम हमारा रहा हुआ है उसका नाम है दक्कन का पठार। और बेटा दक्कन के पठार के कितने भाग हमने पढ़े थे? दक्कन के पठार के मुख्यतः कितने भाग पढ़े थे बताइए मुझे? 3 भाग पढ़े थे। दक्कन के पठार के कितने भाग पढ़े थे? 3 भाग पढ़े थे। दक्कन के पठार के जब हम 3 भाग पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पठार आता है वो महाराष्ट्र का पठार आता है। कौन सा पठार आता है? महाराष्ट्र का पठार। क्लियर बात है। अगला जो पठार आता है इसका नाम है आंध्रा का पठार। क्या नाम है? आंध्रा का पठार। और अगला जो आता है इसका नाम है कर्नाटक का पठार। कौन सा आता है? कर्नाटक का पठार। और हमने जो लास्ट में पढ़ा था कुछ डेटा इसके किए थे, वो डेटा किए थे हम लोगों ने कर्नाटक के पठार के। बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? ओके। तो आज की हेडिंग जो लगा रखी है आप लोगों की कर्नाटक के पठार, उसमें कुछ जलप्रपात लिखने वाले हैं। कर्नाटक के पठार में एक नदी बहती है कावेरी। मैं कर्नाटक का पठार यदि मैं बनाऊं इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ये इस तरीके से भाग बना दीजिए कर्नाटक के पठार का। एक मिनट वापस बना लेता हूं। कर्नाटक के पठार का भाग इस तरीके से आप बना लीजिए। चलो ऐसे बनाओ थोड़ा। ये कर्नाटक का पठार है और इसके भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाग पढ़ने वाले हैं। किसके? कर्नाटक के पठार के भाग। लाइट थोड़ी कम है क्या? ऐसे लग रहा मुझे। सही है? पक्का? ठीक है। चलो कर्नाटक के पठार के संदर्भ में पढ़े तो कर्नाटक के पठार में एक नदी बहेगी यहां से। इस नदी का नाम है अपने, एक नदी यहां बहेगी और एक नदी अपन बात करेंगे इस तरीके से बहेगी और एक इसकी सहायक नदी भी है इस तरीके से। 3 नदियां बना लीजिएगा। कौन कौन सी नदियां होगी उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ये नदी जो मैं बना रहा हूं उसका नाम तुंगभद्रा है। ये नदी जो मैं बना रहा हूं इसका नाम कावेरी है। ऐसे 3 नदियां बना लीजिए इसकी। यस, कितनी नदियां बनानी है आप लोगों को? 3 नदियां बनानी है। 3 नदियों के संदर्भ में बात करूं तो ये वाली जो नदी हमने बनाई इसका नाम है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। क्या नाम है? हालांकि नदियों के संदर्भ में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, आगे बात करेंगे। और यदि मैं इस नदी की बात करूं तो इसका नाम है कावेरी नदी। इस तरीके से आप लोग इसको बना लीजिएगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक रेखा है समोच्च रेखा। कितने डिग्री समोच्च रेखा है बताइए मुझे? कितने डिग्री समोच्च रेखा है? 600 मीटर। कितने मीटर है? 600 मीटर की समोच्च रेखा जो है वो इसको क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। कितने मीटर की है बताइए मुझे? 600 मीटर। तो यहां मैं लिख सकता हूं 600 मीटर की समोच्च रेखा। समोच्च रेखा का मतलब होता है समान ऊंचाई पर स्थित रेखा। क्लियर बात है? उतार लीजिएगा, समोच्च रेखा उतार लीजिए। उतार लिया। उसका एक भाग ऊपर वाला है और एक भाग नीचे वाला है। तो ऊपर वाला प्रदेश जो है इसको कहेंगे उच्च भाग, और उच्च भाग जो होता है वो मलनाड के नाम से जाना जाएगा। ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं।
क्या कहेंगे, ये जो भाग है इसका ऊपरी भाग है मलनाड के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निचला भाग है, ये निम्न भूभाग है, इसको मैदान के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? इसको कहते हैं मैदान। ये नदी कौन सी है? मैंने आपके सामने बनाई है, उसका नाम क्या है? कावेरी। इधर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है इस टाइप से, और इस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ियां, जहां बाबा बुदन सबसे पहले कॉफी लेके आए थे। क्या लेके आए थे? सबसे पहले कॉफी लेके आए थे। क्लास को थोड़ी रोक लेना। ओके बेटा, अभी हम जो बात कर रहे थे तो कंप्लीटली ये आपके सामने जो पठार रखा हुआ उसका नाम है कर्नाटक का पठार। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, इस कर्नाटक के पठार के ऊपर क्या है, कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, कुछ नदियां हैं जिसके संदर्भ में पढ़ेंगे, और उस नदियों के ऊपर बने हुए क्या पढ़ेंगे? जलप्रपात। अब बात आती है जलप्रपात क्या मामला है, समझिए थोड़ा सा। अगर हम जलप्रपात को पढ़ते हैं, क्या जलप्रपात, जलप्रपात इस टाइप से बनाएंगे हम लोग। ये कोई पहाड़ है, क्लियर बात है? तो जलप्रपात में क्या होता है कि एक झरना होता है, एक जलप्रपात होता है, दोनों का थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है समझना है। जलप्रपात में जल क्या करेगा? ऊंचाई से सीधा नीचे गिरेगा, सीधा गिरेगा बिना किसी सहारे से। झरना होगा वो क्या होगा? बह बह के ऊपर इसके सहारे से जाएगा। जलप्रपात सहारे से नहीं जाएगा, सीधा गिरेगा जल बिना किसी सहारे से, बिना किसी सहारे से क्या करेगा? जल नीचे गिरेगा। और यदि ऐसी आकृतियां लगातार बन जाए तो उसे छिपरी का कहते हैं। ज्योग्राफी में उसको क्या कहते हैं? छिपरी का है। जबकि ये क्या बना है बताइए मुझे? ये जलप्रपात बना है। और ऐसे यदि लगातार जल, सीढ़ीनुमा जो होते हैं ना पहाड़, वो सीढ़ीनुमा पहाड़ पर क्या होता है? अक्सर जल का सीधा गिरना, जल का सीधा गिरना जलप्रपात है। और यदि जल ऊपर से बहता हुआ जाए, चट्टान से अपन कह सकते हैं टच करता, छूता हुआ जाए, उसे झरना कहते हैं। और यदि ऐसे जलप्रपात लगातार बन जाए तो उसे छिपरी का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे छिपरी का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे छिपरी काएं कहा जाता है। मतलब इस तरीके से लगातार बन जाए तो उसे कहते हैं छिपरी काएं। हम लोग तो सिर्फ बात करने वाले हैं किसके बारे में? जलप्रपात के संदर्भ में। नदियों के नाम लिख दीजिएगा, फिर उसके हम जलप्रपात पढ़ेंगे। सबसे पहले नदी के संदर्भ में पढ़ें तो कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरफ आप लिखोगे नदी का नाम, एक तरफ क्या लिखेंगे? नदी का नाम, और दूसरी तरफ हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? जलप्रपात। क्या पढ़ने वाले हैं? जलप्रपात। तो नदी का नाम और जलप्रपात दोनों संदर्भ में बात करने वाले हैं। यस, पहली नदी पढ़ते हैं। पहली नदी क्या पढ़ने वाले हैं? नदी और जलप्रपात। ठीक है, अब नदी के संदर्भ में पढ़े तो पहली नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी है बेटा? कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी के ऊपर बने हुए जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है जलप्रपात? शिव समुद्रम। लिख लीजिएगा। ओके, कौन सा है जलप्रपात? शिव समुद्रम। और अगली अगर बात करें, एक और है इसी के ऊपर ही, उसका नाम क्या होगा? होगेनेकल जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है?
होगेनिकल जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? कावेरी नदी। यस। 2 नंबर नदी के संदर्भ में पढ़े तो एक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी, और इस शरावती नदी जो है उसके ऊपर बनने वाले जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात। इसको गरशोपा भी कहते हैं, गरशोपा। और ये जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है इसके बारे में, क्या लिखेंगे? ये बात ध्यान रखना है, भारत का सबसे अपन ऊंचा, या अपन कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा भी लिख सकते हैं। इस जगह अगर बड़ा शब्द लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा। क्लियर बात है। एक नदी और है जिसका नाम वराही नदी है। क्या नाम है? वराही नदी। 3 नंबर लिख दीजिएगा, वराही नदी। और इस वराही नदी के ऊपर जो बना हुआ जलप्रपात है उसका नाम कुचिकल है। क्या नाम है? कुचिकल। कुचिकल जलप्रपात है। इस टाइप से अपन को ध्यान रखना है कि कौन कौन से इसके ऊपर जलप्रपात बने हुए। तो 3 नदियों के नाम है। पहली नदी जिसका नाम क्या है? कावेरी नदी है, जिसके ऊपर से उस समुद्रम जो है जलप्रपात बना हुआ है। उसी के ऊपर होगेनिकल जलप्रपात बना हुआ है। अगली नदी है शरावती नदी। शरावती नदी के ऊपर जोग जलप्रपात बना हुआ जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगली एक नदी है जिसका नाम वराही नदी है, और उस वराही नदी के ऊपर कौन सा है जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। इतनी सी बातें आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर बात है बेटा? चलिए जी, ओके, क्लियर। अब पढ़ेंगे प्रमुख पहाड़ियों के संदर्भ में, जो दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियां, हेडिंग लगा दीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पर्वत, क्या हेडिंग लगाएंगे? प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पर्वत। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पर्वतों के संदर्भ में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के कौन कौन से प्रमुख पर्वत है? क्लियर। अब देखिए ध्यान से सुना मेरी बात को। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहला अगर मैं पर्वत लूं तो सतपुड़ा ले लूं, या विंध्याचल पर्वत ले लेते हैं। पहला कौन सा नाम डाल दीजिएगा? क्या नाम डालेंगे? नंबर 1 विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के संदर्भ में पढ़े तो मध्य भारत में स्थित है। कौन सा है बेटा? विंध्याचल पर्वत जो है वो कहां से कहां तक है? गुजरात से छोटा नागपुर के पठार तक इसका क्या है? विस्तार है। क्लियर बात है बेटा? तो लिख दीजिएगा, कहां से कहां तक विस्तार लिखेंगे? गुजरात से छोटा नागपुर पठार तक क्या है? विस्तृत है। याद रखना है बेटा। अब किस किस रूप में हमको मिलेगा? तो सबसे पहले भाटनेर के रूप में, पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में, कैमूर पर्वत के रूप में,
इस रूप में विंध्याचल पर्वत अपने को देखने को मिलता है। क्लियर बात है बेटा? अब इसका निर्माण जो है वो चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित क्या है? एक प्रकार का खंड है। क्या लिखोगे? चूना पत्थर, जिसको कह सकते हैं लाइमस्टोन, से निर्मित एक क्या है? पर्वत खंड है। उतार लीजिए बेटा। अगले संदर्भ में बात करें, कुल लंबाई इसकी रहेगी लगभग 1050 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात आपको और समझा रहा हूं, इधर देखिए, इसको पढ़ते हैं। मैप के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यस, सुनिए मेरी बात को कि भाई ये जो पर्वतमाला है, समझना आप लोगों को, ये जो पर्वत है यहां स्थित है। यहां गुजरात से स्टार्ट होगा और लास्ट छोटा नागपुर के पठार तक जाएगा, 1050 किलोमीटर तक। कौन सा पहाड़ है बताओ? नाम क्या है इसका? बताइए मुझे। तो मैं नाम डाल देता हूं विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत की एक प्रकार की क्या है? पूरी की पूरी श्रृंखला है। समझना है बेटा। तो ये पर्वत जो है वो भारत को दो भागों में बांटता है। इसके उत्तर वाला भाग जो है वो उत्तरी भारत के नाम से जाना जाएगा, और इसके दक्षिण वाला जो भाग है, इसके दक्षिण वाला जो भाग है वो दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाएगा। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है। पहला भाग उत्तरी, दूसरा भाग दक्षिणी। लिखिएगा। विंध्याचल पर्वतमाला भारत को दो भागों में क्या करती है? बांटती है। विंध्याचल के उत्तर में उत्तरी भारत, वही विंध्याचल के दक्षिण में कौन सा भारत है? दक्षिणी भारत। दक्षिण में कौन सा भारत है बेटा? दक्षिणी भारत। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है।
तो कितने भागों में बट गया भाई? 2 भागों में, याद रह जाएगा। अच्छा, 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। जबकि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। याद रह जाएगा। ओके, चलिए जी। अब दक्षिण भारत का नाम क्या दे दिया जाएगा? दक्षिण भारत को भारत का भूभाग किस नाम से जाना जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, यह गंगा के अपवाह तंत्र को क्या करता है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से अलग करता है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से अलग करता है। ये बात आपको समझाता हूं अभी क्या बात है कि भाई ये एक पर्वतमाला ऐसी है जो उत्तर भारत से निकलने वाली नदियां सबकी सब कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो भाई इसका उद्गम क्या कहलाएगा? बताइए मुझे। गंगा का अपवाह तंत्र कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं हिमालय का अपवाह तंत्र। तो उत्तर भारत के अपवाह तंत्र का नाम क्या है? हिमालय का अपवाह तंत्र। जबकि दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र तथा हिमालय अपवाह तंत्र को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल है। क्लियर बात है? ये दोनों को क्या करती है? अलग करती है। क्लियर? खनिज लिख दीजिएगा, प्रमुख खनिज, हेडिंग लगा दो। देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि ये इसका विस्तार भी तो मध्य प्रदेश में भी तो है सर्वाधिक। अब हमें बात करनी है इस पहाड़ी के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर हीरे की विश्वविख्यात खान स्थित है। ध्यान रखना, किस जगह है बेटा? बताइए मुझे। खनिज के संदर्भ में बात करें, अब यहां अपन बात कर रहे हैं खनिज के बारे में, तब मैंने आपके सामने ये बात रखी खनिज की। दूसरा ध्यान रखना कि इस जगह, इस पहाड़ी क्षेत्र में धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है। क्या लिखोगे? धात्विक धात्विक खनिजों का यहां क्या पाया जाता है बेटा? अभाव पाया जाता है।
क्लियर बात है। एक लाइन और आपको ध्यान रखनी है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी का क्या होता है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में चलती है। क्या लिखेंगे? विंध्याचल पर्वतमाला व सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहकर जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है भाई? ये बात आप लोगों को लिखनी है। क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ओके, लिख लिया। अगली पहाड़ी लेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी ले रहे हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी। हेडिंग लगा दीजिएगा। कौन सी पहाड़ी ले रहे हैं हम लोग? सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी लेंगे? सतपुड़ा की पहाड़ी। यस, सतपुड़ा की पहाड़ी के संदर्भ में यदि हम बात करें कि भाई हमने अभी पढ़ा कि यहां जो पहाड़ी पाई जाती है ये तो थी आपकी विंध्याचल, और यहां जो पहाड़ी पाई जाती है इसका नाम है सतपुड़ा की। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा पर्वत माला। ये कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वत माला। और इनके मध्य से जो नदी निकलती है इस टाइप से, उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। हमें यह पढ़ना है कि सतपुड़ा की पहाड़ी विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए आप लोग। कौन सी हेडिंग लगाए बेटा? सतपुड़ा पर्वत माला। कौन सा पुड़ा? सतपुड़ा पर्वत माला। सतपुड़ा पर्वत माला। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार लिखना है। कौन कौन से राज्यों में है उस राज्यों के संदर्भ में लिख दो। विस्तार बराबर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ व छोटा नागपुर पठार तक। कहां से कहां तक है? छोटा नागपुर पठार तक। अब ये कोई अकेली नहीं है बल्कि बहुत सारी पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है, तो इसके बारे में लिखिएगा।
इसकी खुद की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है? पहली मुख्य पहाड़ी जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी, और जो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। पहले कौन सी पहाड़ी है बताइए मुझे? सतपुड़ा की जो पहाड़ी है जिसका नाम है धूपगढ़, सॉरी धूपगढ़, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची क्या है? सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, अगली कौन सी है? अगली है महादेव की पहाड़ी। याद रखना है कौन सी पहाड़ी है? महादेव की पहाड़ी। और कौन सी पहाड़ी है? मेकाल पर्वत। वह गोविलगढ़ का पर्वत। ये जो पहाड़ियां हैं ये कहां पाई जाती है? कहां है? सतपुड़ा में है। अच्छा, धूपगढ़ के संदर्भ में मैंने आपको लिखवाया कि धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, जो लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी कोष्टक में लिख दो, ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? 1350। लेकिन खास बात एक और बता रहा हूं कि सतपुड़ा जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर जो चोटी है जिसका नाम अपन ने डाला अभी धूपगढ़, और धूपगढ़ जो है ना वो सतपुड़ा की कौन सी पहाड़ी पर है ये भी आपको ध्यान रखना, तो महादेव पहाड़ी पर है। धूपगढ़ चोटी का नाम है, जबकि धूपगढ़ जो है वो किसका भाग मानी जाती है? महादेव पहाड़ी का भाग मानी जाती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या? धूपगढ़ शिखर महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी पर सिंपल है, याद रह जाएगा। महादेव जी को धूप लगाने के लिए हो सकता शिखर बन गया हो, तो धूपगढ़ महादेव पहाड़ी। क्लियर बात है बेटा? ठीक है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना कि ये जो पहाड़ी है वो नर्मदा नदी की दक्षिणी सीमा को तय करती है, जबकि नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा को विंध्याचल पर्वत करता है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे अगला? सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी की दक्षिणी सीमा क्या करता है? तय करता है। वहीं अगर आप लिखना चाहते हो, वहीं नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सा करता है? विंध्याचल पर्वत करता है। याद रखिएगा बेटा इस बात को। अच्छा, ये मध्य की उच्च भूमि को दक्कन के पठार से अलग भी करती है। क्या लिखोगे? मध्य की उच्च भूमि को दक्कन के पठार से
क्या करती है? अलग करती है, दक्कन के पठार से अलग करती है। क्लियर बात है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर महादेव की पहाड़ी के ऊपर एक जैव आरक्षित क्षेत्र बना हुआ जिसका नाम पंचमंडी है। तो क्या लिखोगे? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य की महादेव पहाड़ी पर भारत का प्रमुख जैव आरक्षित मंडल या क्षेत्र भी कह सकते हैं, प्रदेश भी कह सकते हैं। पंचमंडी स्थित है, जो भारत का प्रमुख, दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो कि दक्षिण भारत या मध्य भारत भी अपन कह सकते हैं थोड़ा, प्रमुख क्या है? पर्यटन स्थल भी है। अच्छा, पर्यटन स्थल भी है। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। और इस सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में एक पहाड़ है और एक पठार है जिसका नाम बैतूल का पठार है, और उस बैतूल के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम तापी नदी है। तो अगली लाइन क्या लिखेंगे कि सतपुड़ा के पर्वत के दक्षिण में स्थित बैतूल पठार जहां से तापी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, नोट में लिखना है आप लोगों को। नोट में क्या लिखना है बेटा? मध्य भारत कोष्टक में लिख देना प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख अपवाह स्वरूप नदियां, भारत की प्रमुख अपवाद स्वरूप नदियां जो है वो दो नदी है बेटा, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो नदी है अपनी नर्मदा और दूसरी नदी है
जिसका नाम तापी है। ओके, अभी हमने कहा मेकाल पर्वत के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। मेकाल पर्वत से प्रायद्वीपीय पठार की सोन व नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी मेकाल पर्वत का ही क्या मानी जाती है, भाग मानी जाती है। किसका है बेटा? और वो मेकाल की सर्वोच्च चोटी भी है। क्या लिखोगे? मेकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बेटा? जिसका नाम क्या है? अमरकंटक शिखर। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दो बातें और बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक नर्मदा का बताऊंगा, एक तापी का बताऊंगा। यहां आप लोगों को थोड़ा समझना है कि नर्मदा किस टाइप से है, तापी किस टाइप से है। मैं पर्वत श्रेणियां बना रहा हूं, इस पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यह पर्वत श्रेणी है विंध्याचल, यह पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, और यह पर्वत श्रेणी है अजंता। क्या नाम है? इसके नाम डाल देता हूं। इसका नाम क्या है बताइए मुझे? इसका नाम क्या है बेटा? सतपुड़ा पर्वत। दोनों है ना, विंध्याचल और कौन कौन से हैं बेटा? सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है बताइए मुझे? कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? नदी का नाम क्या है? नर्मदा। जबकि मैं यहां बात करूंगा इसके बीच में एक और नदी प्रवाहित होती है, ये दोनों नदियां गिरती है बेटा अरब सागर में। ये इनके क्या है? अरब सागर में इनका है मुहाना। जबकि इनका उद्गम जो क्षेत्र है, उद्गम जो क्षेत्र है वो उद्गम क्षेत्र इसका रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, इस पहाड़ी का नाम क्या है?
अजंता की पहाड़ी, क्या नाम है? अजंता की पहाड़ी। बना लीजिए ऐसा। कितना टाइम हुआ अभी? हम्म। अब हम बात करने वाले हैं इसके संदर्भ में। अगर बात करूं, ये जो नदी है नर्मदा, इस नर्मदा नदी के ऊपर बांध परियोजना बनी हुई है। पहली है जिसका नाम है इंदिरा सागर, दूसरी का नाम है ओमकारेश्वर, क्या नाम है? इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर। और तीसरी जिसका नाम है महेश्वर। परियोजना। ये तीनों परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की। जबकि हमें एक ध्यान रखना है, एक और परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर। वो आपको ध्यान रखना है कि ये परियोजना इसकी कौन सी है? गुजरात की है। अब हम बात करने वाले हैं तापी नदी के संदर्भ में। इस नदी का नाम मैं डाल देता हूं तापी। अगर इस तापी नदी के संदर्भ में पढ़ें तो तापी के ऊपर भी दो परियोजना है। पहली परियोजना का नाम है उकाई परियोजना, और दूसरी परियोजना का नाम है काकरापारा। उतार लीजिएगा। और दोनों की दोनों परियोजना कहां पर है? गुजरात में है। दोनों की दोनों परियोजना कहां पर स्थित है? गुजरात में है। उतार लीजिए। यस। हम लोग अगली जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में यदि हम बात करें तो बेटा अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पहली लाइन, यह राजस्थान को विशेषता ही लिखते हैं, दो भागों में क्या करती है? बांटती है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और अगली लाइन ध्यान से सुने मेरी बात को, दो भाग कौन से बन जाएंगे? एक तो बन जाएगा पश्चिमी राजस्थान, बेटा दूसरा बन जाएगा पूर्वी राजस्थान। अगली मेरी बात को ध्यान से सुने। ये राजस्थान की जलवायु को भी दो भागों में बांटती है। क्या करती है? यह राजस्थान के
मानसून व जलवायु को भी तय करती है। अगली बात, ये राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का कैसे, मतलब ये कि अरावली के पूर्व में नदियां बहेगी, वो पूरी की पूरी पूर्व की तरफ ही जाएगी, और अरावली के पश्चिम की तरफ से निकलने वाली नदियां सारी की सारी किधर जाएगी, पश्चिम की ओर जाएगी। तो ये क्या करती है, राजस्थान में जल विभाजक की भूमिका निभाती है। अगली मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि जल विभाजक रेखा किसको कहा जाता है। जल विभाजक रेखा किसी दो बड़े अपवाह तंत्र के मध्य की उच्च भूमि को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। किसी दो नदी तंत्र या अपवाह तंत्र के मध्य की कौन सी भूमि, उच्च भूमि जल विभाजक रेखा कहलाती है। अच्छा, अरावली ने सर्वाधिक जैव विविधता हमको प्रदान दी है। यह राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता वाला भूभाग है। और इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने। अगर पूछ ले आपको कि भारत की नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो हिमालय। जबकि यह पूछ लिया जाता कि भारत की प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली। और अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, यह भी ध्यान रखना है, विचार करिएगा। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला हम लेके बैठे हैं, क्या लिखेंगे, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, जो कि अपशिष्ट के रूप में यह अवशिष्ट पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में खड़ी है। और अवशिष्ट पर्वतमाला कई बार क्वेश्चन पूछा है। भारत का अवशिष्ट पर्वत कौन है, अरावली है। राजस्थान का भी यही है, क्योंकि बचा हुआ भाग थोड़ा ही रहा है, अभी काट काट के पूरा काम ले लिया है, याद रखना है। अच्छा, इसकी अपन बात करेंगे कुल लंबाई, क्या 690 किलोमीटर।
कुल लंबाई कितनी है? 690 किलोमीटर है बेटा। मतलब अगर कहें तो 692 लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीटली लिखना है तो। और इसमें से राजस्थान में कितनी है तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में विस्तार इसका विस्तार है 550 किलोमीटर तक। अच्छा, औसतन ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अच्छा, इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो गुजरात के पालनपुर के पास खेड़ ब्रह्मा से लेकर और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। कहां है विस्तार इसका? गुजरात के पालनपुर के निकट खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली की रायसीना हिल्स तक है भैया। और वही रायसीना हिल्स है जो राष्ट्रपति का क्या है? रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ है। अच्छा, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है बेटा? सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो गुरु शिखर। कौन सा है? 1722 मीटर है, कई जगह लिखा हुआ 1725 मीटर। और जब ये आता है नाम तो एक मंदिर है दंत्रात्रेय मंदिर के साथ ऊपर मंदिर बना हुआ दंत्रात्रेय, उस मंदिर के साथ कितनी है? 1725 मीटर है। बताइए बात समझ आई कि नहीं? इधर और लिख रहा हूं, प्रमुख खनिज नाम डाल दीजिए। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? एक तो है सीसा, तांबा, जस्ता और चांदी। याद रखना है, सीसा, तांबा, जस्ता, चांदी। और इसकी प्रमुख नदी के संदर्भ में बात करें, प्रमुख नदी के संदर्भ में बात करें तो कौन सी नदी है? प्रमुख नदियां लिख दीजिएगा यहां पे। लूणी, सुकड़ी व जवाई। हालांकि ये नदियां जो है वो लूणी की सहायक नदियां ही है। सुकड़ी, जोजड़ी, जवाई, लीलड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंप्लीटली ये सारी जो पढ़ी हमने पहाड़ियां वो थी अरावली पहाड़ी। क्लियर बात है? बाकी बात करेंगे कल।